अस्सलाम वालेकुम। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि मेरी हौसला अफजाई के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ घंटी का बटन भी दबा दें ताकि तमाम नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। राना फारूक अहमद की कोठी शादरा में अपनी मिसाल आप थी, अजीम उशान, वसी व अरीज। जीप कोठी में दाखिल हुई, खुद राना फारूक साहब ने हमारा इस्तकबाल किया था। ये भी एक तनुमन इंसान थे, सुर्ख व सफेद और वजी। बड़ी गर्म जोशी से हाथ फैलाकर वो हमारी तरफ लपके। अखा फिरोज, मेरे दोस्त, तवील अरसा के बाद तुम्हें देख रहा हूँ। देखो देखो, खूब जी भर कर देखो, हम देखने की चीज है। बिल्कुल नहीं बदले, बिल्कुल नहीं बदले। यार तुझे देख कर तो कभी हमारा दिल भी चाहता है कि हम भी तेरी तरह आवारागर्दी करने निकल खड़े हों। जिंदगी का जमूद तो टूटेगा। आहिस्ता बोलो फारूक मियाँ, भाभी ना सुन ले। कोठी की छत पर ले जाकर धूप में 1.5 घंटे तक मुर्गा बनाएंगी। ना भाई, ये तेरे बस की बात नहीं है, फजूल बातों से परहेज क्या कर। क्या बकवास है यार, राना साहब जीपते हुए अंदाज में मेरी तरफ देख कर बोले और फिर चौंक कर मेरी तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोले, अम्मा ये कौन है, इनसे तो तारुफ कराओ। सरफराज अहमद। शक्ल से अंदाजा नहीं होता, अपना ही बच्चा है। ओह, मुझे राना फारूक अहमद कहते हैं सरफराज मियाँ। आइए आप लोग अंदर आइए। और राना साहब हमें लेकर अंदर चल पड़े। और फिर ड्राइंग रूम में दाखिल होते हुए इन्होंने हाँक लगाई, अरे रुखसाना, जबी देखो तुम्हारे फिरोज चाचा आए हैं। रुखसाना। और चंद साथ के अंदर तकरीबन 20 दर्जन लड़के और लड़कियां हमारे गिर्द जमा हो। वो सब नवाब फिरोजुद्दीन से इनके सफर के बारे में पूछ रहे थे। बड़े हंसमुख लोग थे, खूब कहे उड़ रहे थे। नवाब फिरोजुद्दीन तो अपने बच्चों में बच्चे बन जाने वाले थे ही। फिरोज अंकल, आपने इनसे तारुफ नहीं कराया, एक नौजवान ने कहा। तुम्हारी नालायकी है, तुमने दरख्वास्त ही नहीं की, नवाब साहब ने कहा। हम दरख्वास्त करते हैं चाचा फिरोज। ये सरफराज है मेरे अजीज, बेहद साले नौजवान है। ये तो इनके नाम से ही जाहिर है, एक शरीफ सी लड़की ने कहा। और दूसरी लड़कियां हंस पड़ी। मैंने भी मुस्कुराती निगाहों से इन सबको देखा। कई एक की आंखों में तमकनत के आसार थे। वो गरूर हुस्न में डूबी हुई थी। अहमक लड़कियां न जाने क्यों खुद को परस्तिश का हकदार समझती हैं, न जाने क्यों सोचती हैं कि हर नौजवान इन्हें चाहने के लिए ही पैदा हुआ है। कहे उड़ते रहे, सब इनमें शरीक थे। फिर दरवाजे से एक बावकार खातून अंदर दाखिल हुई। पेशानी पर शिकने इनके सख्त मिजाजी का इजहार करती थी और कह इस तरह रुक गए जैसे यहाँ कोई ताज़ियती इज्तिमा हो। यहाँ तक कि खुद राना साहब भी संजीदा हो गए। आदाब भाभी हुजूर, नवाब फिरोजुद्दीन उठते हुए बोले। आदाब फिरोज भैया, कैसे हैं? खातून का लहजा नरम था। बस आपकी दुआएं भाभी और हमेशा शामिल हाल रहती हैं, वरना खैर कहाँ। भाभी ठीक है आपकी दुआ से। कौसर कैसी है? वैसी ही है जैसी थी, फिरोजुद्दीन ने जवाब दिया। अब तो कहीं नहीं जाओगे फिरोज भैया, मेरा ख्याल है अब तुम्हें आवारागर्दी तर्क कर देनी चाहिए। बस भाभी, यही सोचकर वतन वापस आ गया हूँ कि अब बाकी वक्त अल्लाह अल्लाह करके गुजार दूं। फिरोज साहब मुसम्मी सी शक्ल बनाए हुए बोले। नामुमकिन है, राना साहब बोल पड़े। क्या मतलब? खातून ने उनकी तरफ देखा। मेरा मतलब है ये, रुक जाए, सवाल ही पैदा नहीं होता बेगम। इसके पैरों में तो चक्कर है, सब तुम्हारी तरह नहीं है, कभी संजीदगी करीब से नहीं गुजरी, बच्चों में बैठे खिखी करते रहते हो। बेगम फारूक अहमद नाक भौं चढ़ाती हुई बोली। दुरुस्त फरमाया आपने, फारूक साहब जल्दी से बोले। क्या दुरुस्त फरमाया? बेगम साहबा ने पूछा। हाँ, क्या दुरुस्त फरमाया, जवाब दो भाई, फारूक अहमद फिरोज साहब को कोहनी मारकर बोले। और फिरोज साहब हंसने लगे। आप खैरियत से हैं भाभी हुजूर? फिरोज साहब ने मौजू बदलते हुए कहा। बस मियाँ खुदा का शुक्र है, अख्तर बहन ने भी बहुत अरसे से इधर का रुख नहीं किया और कौसर बेटी को भी देखे हुए बहुत दिन गुजर गए। मैं तो यहाँ रहता ही नहीं हूँ भाभी, क्या अर्ज कर सकता हूँ, इसीलिए तो कह रही हूँ कि अब आवारागर्दी तर्क कर दो। बेगम राना ने कहा। अरे जब भी बेटे, नाश्ते का क्या प्रोग्राम है? तैयार है अब्बू, एक खूबसूरत लड़की ने कहा। तो लगवाओ, शिकार को देर हो रही है, राना फारूक ने कहा। और बेगम साहिबा चौंक पड़ी। शिकार? ओ हाँ बेगम, दरअसल मुझे तो इन बेज़बान जानवरों की मौत से कोई रग़बत नहीं है। बस ये अपने फिरोज मियाँ हैं, अल्लाह इन्हें अकल दे। देख लो, बाहर जाकर बंदूकों से लैस होकर आए। अब होगी धाई धूल, अब इतने अरसे के बाद आए हैं, मना भी नहीं कर सकता। खैर अल्लाह मालिक है, फारूक अहमद ने अजीब सी शक्ल बनाकर कहा। आप भी जा रहे होंगे? ये लो, ये परदेसी आदमी, मैं न जाऊंगा तो बुरा न मानेंगे ये। क्या अर्ज है भाभी, शिकार किए हुए तीतर आपको बेहद मरूब है, ले आएंगे। बेगम साहिबा खामोश हो गई। मैं अंदाजा लगा चुका था कि फारूक साहब बेगम साहिबा से खौफजदा है। बेगम साहिबा ने शिकार की इजाजत न देती, लेकिन फिरोजुद्दीन साहब की वजह से खामोश हो गई थी। बहरहाल मेरी तरफ कोई तवज्जो न दी गई और थोड़ी देर के बाद हम नाश्ते के कमरे में चले गए। यहाँ बेगम साहिबा ने मेरे बारे में पूछा। ये कौन बच्चा है फिरोज मियाँ? मैंने पहले नहीं देखा। सरफराज है अपना, मेरे करीबी अजीज का बच्चा है, अब मेरे साथ ही रहता है। वो सहारनपुर वाले मियाँ का लड़का तो नहीं? नहीं, इनकी औलाद तो सख्त नालायक है। वो कहाँ, ये कहाँ? माशाल्लाह, चेहरे ही से शहजादा मालूम होता है। अल्लाह उम्र दराज करे, बेगम साहिबा ने कहा और नाश्ते में मशगूल हो गई। नाश्ते से फारिग होकर हम दूसरे कमरे में आ गए। बेगम साहिबा अंदर चली गई थी। मियाँ जल्दी से रवानगी की तैयारियां करो, वो हमारी साली साहिबा नाजिल होने वाली हैं, अगर आ गई तो घपला हो जाएगा। फारूक साहब राजदाराना अंदाज में बोले। मैं क्या तैयारियां करूं, मैं तो तैयार हूं। मैंने भी नूरुद्दीन से तमाम तैयारियां मुकम्मल करा ली हैं। इन लड़के लड़कियों ने भी मेरे साथ भरपूर ताउन किया है, इन्हें भी साथ ले जाना पड़ेगा। जरूर ले चलो, लेकिन शिकार में ये कहाँ मारी मारी फिरेंगी, फिरोजुद्दीन ने कहा। इन लोगों का मकसद पिकनिक है, किसी एक जगह डेरा डाल देंगे, इन्हें वहाँ छोड़ देंगे और हम शिकार को निकल खड़े होंगे। हाँ, कोई हर्ज नहीं है। तो फिर चलें?
बिस्मिल्लाह, नवाब फिरोजुद्दीन साहब ने कहा। बस तो चंद मिनट की इजाजत चाहता हूँ, राना फारूक ने कहा, और नवाब साहब ने गर्दन हिला दी। राना साहब बाहर निकल आए। तकरीबन 15 मिनट के बाद मुलाजिम हमारे पास आया। राना साहब आपका इंतजार कर रहे हैं। वो कहाँ हैं? हुजूर वो बाहर निकल गए हैं, मैं आपके साथ चलूंगा। ओह अच्छा अच्छा। नवाब फिरोजुद्दीन हंसने लगे। फिर वो मेरे साथ बाहर निकल आए। बीवी से बहुत डरता है, इन्होंने रास्ते में कहा। जी, मैंने जवाब दिया। बाहर निकलकर हम जीप में बैठ गए। मुलाजिम हमारे साथ था। मैंने जीप स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी और हम कोठी से निकल आए। कोठी से काफी दूर 2 जीपें खड़ी हुई थी। एक जीप में राना फारूक साहब चंद मुलाजिमों के साथ बैठे थे और दूसरी जीप में इनकी निश्चित दर्जन औलाद वजुमान थी। दरअसल बेगम इन हंगामों से बहुत होलती हैं सरफराज मियाँ। अक्सर हादसा की खबरें पढ़ती रहती हैं, इसलिए मैंने यही मुनासिब समझा कि खामोशी से निकल आया जाए। फारूक साहब झीपते हुए अंदाज में, दुरुस्त है फिरोज साहब ने गर्दन हिलाते हुए कहा। तुम चुप रहो जी, मैं साहिबजादे से गुफ्तगू कर रहा हूँ, राना साहब ने झुल्लाए अंदाज में कहा। और फिर वो अपनी जीप से उतरकर हमारी जीप में आ गए। चलो मियाँ आगे बढ़ाओ। और फिर इन्होंने हाथ का इशारा किया और तीनों जीपें आगे बढ़ गईं। शादी हो गई सरफराज मियाँ की? इन्होंने पूछा। ये इस नेमत के हनूज महरूम है, फिरोज साहब बोले। नेमत? मियाँ साहबजादे उल्टे सीधे लोगों की बातों में मत आना। बीवी किसी तौर नेमत नहीं हो सकती, जब तक खुदा इसे महफूज रखे दुरुस्त है। मैं हंसता रहा। रास्ते पर फिरोज साहब और राना साहब में दिलचस्प नोक-झोंक होती रही और फिर हम शादरा के खूबसूरत नवा में पहुंच गए। यहाँ बड़े दिलकश जंगलात थे, चारों तरफ सब्जाजार। एक झील के किनारे जीपें रोक ली गईं और मुलाजिम जल्दी जल्दी खेमे नस्ब करने लगे। राना साहब ने अपनी निगरानी में खेमे नस्ब कराए, फिर अपनी बंदूक ली और 2 मुलाजिमों को जीप में बैठाकर लड़के और लड़कियों से बोले, लो भाई तुम पिकनिक मनाओ, हम चले शिकार को। अब्बू जान हम नहीं जाएंगे? रुखसाना ने पूछा। जी नहीं, आप आई हैं पिकनिक मनाने, शिकार खेलने नहीं, कोई हरकत ना होने पाए, उन्होंने कहा। एक मुलाजिम ने जीप का स्टीयरिंग संभाल लिया और हम जंगलों में घुस गए। बिलाशुबह शिकार से भरा हुआ जंगल था। हिरनों की डारें नजर आ रही थी। राना साहब और नवाब साहब बंदूक संभाले बैठे थे। नवाब साहब के पास 2 बंदूकें थी, जिनमें एक छर्रों वाली थी, दूसरी 303 के कारतूसों की थी। मेरे हाथ में खुजली हो रही थी, लेकिन मैं दिल महसूसे हुए बैठा था। जाहिर है मेरी हैसियत एक मुलाजिम की थी, लाख मुझे अहमियत दी जा रही थी, लेकिन मुझे अपनी औकात का एहसास रखना, चुनांचा खामोश ही था। फिर एक पाड़ा पड़ा और नवाब साहब और राना साहब ने बंदूकें संभाल ली। दोनों ने बैक वक्त फायर किया। बज़ाहिर निशाना खाली जाने का कोई इम्कान ना था, लेकिन पाड़ा उछल कर भागा। अरे, नवाब साहब के मुंह से निकला। हैरत है? राना साहब बोले। हमें हैरत की क्या बात है, तुम्हारा निशाना ही गलत है। गोली तो तुमने भी चलाई थी, राना साहब खिलखिला कर बोले। यकीनन मेरी गोली तुम्हारी गोली से टकरा गई हो गई, फिरोजुद्दीन साहब ने कहा। और राना साहब हंस पड़े। फिरोज साहब भी हंसने लगे। चलो अब आगे बढ़ो, राना साहब ने कहा, लेकिन एक बात तय कर ली जाए। क्या? दोनों गोलियां बैक वक्त नहीं चलेंगी? हाँ ठीक है, एक बार मैं शिकार करूंगा, दूसरी बार तुम। बिल्कुल बिल्कुल, हकीकत सामने आ जाएगी। और फिर एक हरन पर फिरोज साहब ने गोली चलाई और मैंने अंदाजा लगा लिया कि इन हजरात का निशाना बस यूं ही है। किसी गोल पर गोली चलाकर कामयाब हो सकते हैं, अकेले जानवर को शिकार करना इनके बस की बात नहीं। राना साहब खूब उछले थे और फिरोज साहब झिपे नजर आ रहे थे, लेकिन थोड़ी देर के बाद इनकी कली भी खुल गई। इस बार इन्होंने पाड़े के एक जोड़े पर फायर किया, लेकिन नतीजा सिफर रहा। वाह वाह, दोनों शिकार हो गए, फिरोज साहब तालियां बजाते हुए बोले। अम्मा आज कुछ है ही गड़बड़, वरना अक्सर शिकार खेलने आता हूँ। ओह सुनो, देखो तीतर है। यकीनन मियां झाड़ियों में तीतरों की पहाड़ है। छर्रे वाली बंदूकें उठाई गई और सब नीचे उतर आए। और फिर हम दबे पांव तीतरों की तरफ बढ़ने लगे। लेकिन तीतर का शिकार सबसे मुश्किल है। इस परिंदे को मारने के लिए खास टेक्निक इस्तेमाल की जाती है। मैं जानता था कि इसका शिकार इन जैसे अनाड़ी लोगों के लिए मुश्किल है। वही हुआ, राना साहब ने गोली चलाई और तीतर इत्मीनान से उड़कर थोड़ी दूर जा बैठा। बेकार है मियाँ, जाओ पहले निशानाबाजी की मशक करो, इसके बाद शिकार की कोशिश करना। तो आप ही तीर मार लें, राना साहब झिल्लाए अंदाज में बोले। और फिरोजुद्दीन साहब अकड़ गए। बेहतर है हम ही तीर बल्कि तीतर मारते हैं। फिरोज साहब तीतर की घात में आगे बढ़े और एक जगह बैठ गए। अब मुझसे ना रहा गया और मैं आगे बढ़कर फिरोज साहब के करीब जा बैठा। फिरोज साहब तीतर का निशाना ले रहे थे, लेकिन मैंने इनके हाथ पर हाथ रख दिया। क्यों? फिरोज साहब हैरत से बोले। तीतर पर बराह रास्त निशानाबाजी बेकार होती। क्यों? फिरोजुद्दीन साहब ने ताज्जुब से पूछा। इस परिंदे के जिस्म में बड़ी फुर्ती होती है, धमाका सुनते ही अपनी जगह छोड़कर ऊपर उठता है, चनाचा निशाना बेकार जाता है। आप जमीन से तकरीबन 5-6 फीट बुलंदी पर निशाना लगाएं, तीतर शिकार हो जाएगा। अच्छा, फिरोज साहब ने बेसाख्ता गर्दन हिलाई और फिर इन्होंने मेरी हिदायत पर अमल करके फायर किया और दूसरे लम्हे 4-5 तीतर ढेर हो गए। बकिया कहानी अगले हिस्से में मुलाहिजा फरमाएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ घंटी का बटन भी दबा दें। आपके ताउन का शुक्रिया।